हैव यू एवर वंडर्ड कि रिसोर्सेज हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? वाटर, लैंड, फॉरेस्ट और मिनरल्स, बिना इनके क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कबीरा एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स के टाइप्स और क्लासिफिकेशन, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और क्यों जरूरी है, और कैसे रिसोर्सेज का ओवर यूज एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी सिखाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, नोट्स बनाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आप देखेंगे एक डेवलपमेंट का पिक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। बच्चों, ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, सो कीप वॉचिंग। दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश मीडियम भी। राइट, स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज यानी संसाधन, हमारे परिवेश में उपलब्ध हर वो चीज जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, संसाधन कहलाती है। यह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए, तभी इसे संसाधन कहा जाता है या कहा जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है, संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन को डिफाइन कीजिए, परिभाषा दीजिए। तो आप ये दे सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। खनिज पदार्थ, वन, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs is called a resource. It should be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Only then it can be termed as a resource. Examples: minerals, forests, fossil fuels, etc. Here you can see various types of resources like animal resource, crude oil, forest resource, mineral rock, water resource, land resource, solar energy, wind power, and natural gas. Various types of resources are here. One more thing, you can relate a human being as a resource which is considered to be very important resource itself. यहाँ ये देख सकते हैं किस तरह से सबको ग्रुपिंग करके रखता है, क्या क्या चीज। ह्यूमन बींग्स है अगर तो इंस्टीट्यूशंस होंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, नेचर है हमारा, उसको भी ये एज अ रिसोर्स यूज करेगा, और ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसको हमने कई बेसिस पे लिया है, देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले हिंदी में देख रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, जैविक और अजैविक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। उसके बाद समाप्त होने की संभावना के आधार पर क्या बोलते हैं हम इसे, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कैसे होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। स्वामित्व के आधार पर कैसे होंगे, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल यानी पर्सनल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और स्थिति और विकास के आधार पर देखते हैं तो क्या होगा, संभावित, विकसित, भंडार और स्टॉक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप्ड, रिजर्व एंड स्टॉक। Here you can see it in a chart, resources, that is natural and human. You can see this picture in the NCERT book also. Natural resources, renewable and non-renewable. Renewable sources again classified into two categories, that is continuous or flow. Giving example, wind and water. Here it is ecological. Ecological can be again classified into two, natural and wildlife. Natural में
natural vegetation, that is forest, and wildlife. This is all biological. Non-renewable resources are recyclable, that is metals, and non-recyclable, that is fossil fuels. Human resources can be categorized into structures and institutions, and quantity and quality. So here human resource. आगे देखते हैं. अब इनको एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हमारा था जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक एंड अबायोटिक. तो जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं. इनमें जीवन होता है या ये जीवित संसाधन होते हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य पालन, वन आदि. तो ये कैसे होते हैं? इनमें लाइवलीहुड होता है, यानी कि जीवन होता है, जिंदा होते हैं ये. तो मनुष्य है, वन है, मत्स्य पालन. ठीक है. बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर. they have life or are living resources. Give example: human beings, fisheries, and forest, etc. अजैविक संसाधनों में सभी निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, जैसे कि चट्टाने, खनिज. Abiotic resources includes all non-living things. Example: rocks and minerals. अब हम दूसरा देखेंगे. ये दूसरा है, पहला नहीं. नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे? पहले हम यहाँ सारे देख लेते हैं. एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है? हमारे रिसोर्सेज है. अब नवीकरणीय देखते हैं. सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनरुत्पादित किया जा सकता है, यानी जिनको फिर से बनाया जा सकता है. नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि जल, वन्य जीव, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि. ठीक है, ये थे हमारे रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन. इसी को इंग्लिश में देखते हैं. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, and mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. Examples: water, wildlife, forest, solar energy, wind energy, etc. अब गैर नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो संसाधन एक बार समाप्त हो जाते हैं, उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता. उसके निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक काल लगता है, यानी बहुत समय लगता है, यानी लाखों वर्ष. उदाहरण के लिए जो हमारे मिनरल्स यानी खनिज, जीवाश्म ईंधन इत्यादि. इसमें हमारे आते हैं क्या क्या? बात कर रहे हैं गैर नवीकरणीय संसाधनों की. तो व्यक्तिगत संसाधन जो व्यक्तियों के स्वामित्व वाले होते हैं, जैसे कि जमीन और घर. सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ है. उदाहरण के लिए जैसे पार्क, खेल का मैदान, ये कम्युनिटी के होते हैं. एक कॉलोनी का हो सकता है, तो ये सामुदायिक है. राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जो राष्ट्र के स्वामित्व में है, जैसे सड़कें, रेलगाड़ियां. और लास्ट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग कोई भी देश स्वयं नहीं कर सकता. उदाहरण के लिए 200 किलोमीटर से परे महासागरीय जल. ठीक है, यानी हमारी बाउंड्री लाइन है कंट्री की, उससे आगे 200 किलोमीटर से आगे जो महासागर यानी ओशन का जो वाटर है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको इंग्लिश में देखते हैं. The resources which once get exhausted cannot be remade. Cannot be remade. They take a long geological period of time, that is, millions of years in their formation. Examples: minerals, fossil fuels, etc. इसी का टाइप देखते हैं. Individual resources, that is owned by individuals, like own land, house. Second, community owned resources, that is resources which are accessible to all the members of the community. Example: parks, playgrounds. National resources which belong to the nation or a country, that is roads, railways, etc. International resources which no individual country can utilize.
एग्जाम्पल, ओशनिक वाटर बियॉन्ड 200 किलोमीटर। अब देखते हैं संभावित संसाधन, यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो संभावित संसाधन में किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले लेकिन उपयोग में न आने वाले संसाधन। उदाहरण के लिए, जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा पर्याप्त या बहुत ज्यादा मात्रा में है, गुजरात में पवन ऊर्जा खूब मात्रा में है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, पोटेंशियलिटी है। तो ये क्या है, संभावित संसाधन है हमारे लिए, पोटेंशियल रिसोर्सेस। इंग्लिश में देखते हैं, लेट्स सी। रिसोर्सेस फाउंड इन अ रीजन बट नॉट इन यूज। तो सही वहां पर, लेकिन अभी उसका क्या हो रहा है, यूज नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड विंड इन गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, भंडार यानी स्टॉक। संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक का अभाव है। हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी या बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए तकनीकी जानकारी का अभाव, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है हमें। दैट इज वाई वो रिसोर्स का यूज हम अभी नहीं कर पा रहे। वो भी स्टॉक में है बट वी कांट गेट दैट स्टॉक। लेट्स सी इन इंग्लिश। Resources available but do not have appropriate technology to access. Example, lack of technical know-how to use hydrogen and oxygen as source of energy. Next है हमारा आरक्षित भंडार यानी रिजर्व। ये स्टॉक का ही एक सबसेट है, यानी स्टॉक का ही एक उपसमूह है। स्टॉक है जो हमने रिजर्व करके रखा है, यानी अभी उसको हम यूज करना नहीं चाहते। इसका उपयोग हम भविष्य की जरूरतों के लिए किया जा सकता है, यानी उसको आगे के लिए रिजर्व रख देते हैं। जैसे हमारे डैम्स में, बांधों में, यानी कि पानी होता है, और वन संसाधन जो है कि इनको अभी हम समाप्त ना करें, खत्म ना करें। इंग्लिश में देखते हैं, रिजर्व्स ये क्या है, सबसेट ऑफ स्टॉक ही है। कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर नीड्स, जैसे वाटर इन द डैम्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। यानी आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए होना चाहिए, और वर्तमान में हो रहा विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। लेट्स सी इन इंग्लिश। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, sustainable economic development means that development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया आपका। अब देखते हैं भारत में महत्वपूर्ण भू आकृतियों के अंतर्गत आने वाली भूमि, यानी हमारा जो टेरेन है वो किस तरह का है। तो किस किस तरह की भूमि हमारे यहाँ पाई जाती है। मैदान है हमारे यहाँ 43%, पर्वत है 30% और पठार है 27%, एज पर दी एनसीईआरटी बुक। इसको आप देख सकते हैं बाय द मैप ऑल्सो। प्लेन्स आर, here you can see in blue color, plains 43%, mountains 30%, and plateaus 27%. तो ये क्या था, लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। इंग्लिश सेम, प्लेन्स 43%, माउंटेन 30% एंड प्लेट्यूज 27%। अब देखते हैं भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन। बहुत छोटा लिया है, आप इसको थोड़ा और डिटेल कर सकते हैं। उचित संरक्षण और प्रबंधन उपायों के बिना लंबे समय तक भूमि का निरंतर उपयोग, यानी इसका प्रोटेक्शन हुआ नहीं, कुछ सही से रखा नहीं, मैनेजमेंट सही से नहीं किया, और उसके बावजूद हम इसका लंबे समय तक रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो भूमि है वो भूमि का क्षरण हो जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन, continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it. इसके बाद भूमि क्षरण की समस्या के समाधान के उपाय, यानी जो ये लैंड डिग्रेडेशन होता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, कुछ उपाय क्या हो सकते हैं। मेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, क्या कर सकते हैं हम। वन रोपण, अत्यधिक चराई को नियंत्रित करने के लिए चराई का उचित प्रबंधन, पौधों की सुरक्षात्मक पट्टियां लगाना, कांटेदार झाड़ियां
झाड़ियां उगाकर रेत के टीलों को स्थिर करना, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण और अत्यधिक सिंचाई और उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से बचना। Afforestation, proper management of grazing to control overgrazing, planting of shelter belts of plants, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, control of mining activities, avoid over irrigation and overuse of fertilizers and pesticides. इसके बाद देखते हैं सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। मिट्टी के ऊपरी परत का क्षरण और यानी उसका लॉस जो डैमेज हो रहा है और उसके बाद उसका बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो जो इसकी अपर लेयर है मिट्टी की उसका डिग्रेड होना, उसका इरोजन होना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारणों में क्या शामिल है, किस वजह से होता है मृदा अपरदन? नंबर 1 मानवीय गतिविधियां होती हैं जैसे कि वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, निर्माण कार्य हो सकता है, खनन है, खेती की दोषपूर्ण विधियां हैं और प्राकृतिक बल हो सकते हैं कुछ जैसे कि वो मानव के थे, ये क्या है? प्राकृतिक है। बल जैसे हवा, प्राकृतिक बल में हवा से हो सकती है, हिमनद यानी ग्लेशियर्स लेके जा सकता है और जल प्रवाह, इन सब से भी हमारा क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। इसी को इंग्लिश में देखते हैं। द denudation of the soil cover and subsequent washing down is soil erosion. क्या है? Denudation of soil cover and subsequent washing down is soil erosion. Reasons for soil erosion include, क्या रीजन है इसके? हम हिंदी में देख चुके हैं पहले। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ फैनिंग एक्सेट्रा। नेचुरल फोर्सेस हो सकती हैं लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर फ्लो। क्षरण के प्रकार एंड टाइप ऑफ इरोजन होंगे। टाइप्स ऑफ इरोजन में क्या होगा? गली अपरदन यानी गली इरोजन होता है। किस तरह का होता है? बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियां बनाता है जिसे गली इरोजन कहा जाता है। ठीक है, गली की तरह जैसे ज्यादा पानी आया, ज्यादा बारिश हो गई तो बहुत क्या है, मिट्टी जो होती है कच्ची मिट्टी वो बह जाती है ऊपर से, उसमें नालियां टाइप की बन जाती हैं। इससे भूमि बंजर हो जाती है और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। भूमि बंजर हो जाती है, ऊपर की जो फर्टिलाइज लैंड थी वो बह जाती है। इस तरह का एग्जाम्पल कहाँ पर है? चंबल बेसिन में है। इसको क्या कहते हैं? लैंड को खड्ड कहा जाता है। ये भूमि फिर एग्रीकल्चर पर्पज से बेकार हो जाती है। इंग्लिश में गली इरोजन। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द clay soils and makes deep channels known as gullies. This makes the land bad land, and in the Chambal Basin, such land is known as the ravines. शीट अपरदन यानी शीट इरोजन। जब किसी बड़े क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे शीट अपरदन कहा जाता है। यानी एक बड़ी ऊपर ऊपर की सॉइल, एक जो उसका लेयर था वो पूरा हट गया, तो ऐसे क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी जब बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? शीट अपरदन कहा जाता है। When topsoil over large area is washed away, एक बड़े से एरिया में निकल गई, it is known as the sheet erosion. पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे ढलान रेखाओं के साथ हमें जुताई करनी है जिसे हम कंटूर जुताई कहते हैं। सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, पट्टीदार खेती करनी चाहिए और इस तरह के आश्रय बेल्ट बनाने चाहिए जो उस वहां पानी को रोक के रखे, बहने ना दे। Methods to prevent soil erosion in hilly area, क्या करेंगे? Ploughing along the contour lines, contour ploughing, terrace cultivation, strip farming and shelter belts. अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कितनी तरह की सॉइल पाई जाती है, यानी मेजर सॉइल टाइप्स क्या है। वैसे तो बहुत तरह की है, लेकिन मेजर सॉइल्स की बात करेंगे। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का एरिया, ये कैसा है? एलुवियल सॉइल का है। ये आप देख सकते हैं, सी ग्रीन जो दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद रेड एंड येलो मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो ये डार्क ग्रीन दिख रहा है इसमें रेड एंड येलो मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद ये जो आपका है ये ब्लैक सॉइल का एरिया है। थोड़ा सा पार्ट गुजरात का, महाराष्ट्र का और कुछ
एमपी का। ये ब्लैक सॉइल का है। लेटेराइट जो प्लेन ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये लेटेराइट सॉइल है। और उसके बाद एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल ये राजस्थान वाला एरिया आप देख सकते हैं, कुछ गुजरात में और कुछ राजस्थान में। ठीक है, ये आपको मैप के थ्रू बताया है, आप देखते हैं टेक्स्ट में। मिट्टी और उसके प्रकार यानी सॉइल एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। संपूर्ण उत्तरी मैदानी क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये पूर्वी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है, विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में। यह उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में सघन खेती होती है और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यह पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूने से भरपूर होती है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के लिए की वृद्धि के लिए आदर्श है, यानी बेस्ट सॉइल है ये। इस तरह की होती है ये एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा। देख सकते हैं खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इसी को देखते हैं इंग्लिश में। एलुवियल सॉइल, entire northern plains are made of alluvial soil, also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri rivers. Fertile soil, therefore, fit for agriculture purpose. Regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated, rich in potash, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereal and pulse crops. ठीक है, एक बार और देखिए, ये एलुवियल सॉइल है। ज्यादातर जो खेती होती है, कल्टीवेशन होता है, इस तरह की सॉइल में होता है। अब देखते हैं ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी, रंग में काली और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से खूब क्वेश्चंस आते हैं। कपास की खेती के लिए आदर्श इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा घाटियों में भी पाई जाती है। ये अत्यंत महीन यानी चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी से बनी होती है, नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने से भरपूर होती है। ये देख सकते हैं आप ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसी होती है? ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल्स, ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil, found in the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh also, along the Godavari and the Krishna valleys. Made up of extremely fine, that is, clayey material, well known for their capacity to hold moisture, rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. नेक्स्ट देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों और पश्चिमी घाट के तलहटी क्षेत्र में भी पाई जाती है। क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं लाल और पीली मिट्टी, यानी रेड एंड येलो सॉइल। It is found in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau, also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga plain, and along the Piedmont zone of the Western Ghats. Develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. नेक्स्ट हमारी है लेटेराइट मिट्टी। यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक डालने पर यह खेती के लिए उपयुक्त है, यानी इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में खाद डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तब इसमें खेती की जा सकती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि उच्च तापमान के कारण बैक्टीरिया जैसे अपघटक नष्ट हो जाते हैं। हेयर लेटराइट सॉइल, इससे बच्चों ईंट भी बनाई जाती है लेटराइट सॉइल से ही। देखने में लाल ही होती है,
Laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall, found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and the hilly areas of Odisha and Assam. Suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. Low humus content because decomposers like bacteria get destroyed due to high temperature. अब देखते हैं शुष्क मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। उचित सिंचाई के बाद ये मिट्टी कृषि योग्य हो जाती है। शुष्क जलवायु उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण तेज होता है, जिससे इसमें ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और साधारण नमक जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। तो ये कौन सी देख रहे हैं? शुष्क सॉइल देख रहे हैं। एरिड सॉइल देखिए जिस तरह की राजस्थान में होती है एरिड सॉइल, found in the western parts of the Rajasthan. After proper irrigation, these soils become cultivable. Lacks humus and moisture because dry climate, high temperature make evaporation faster. Salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. उसके बाद लास्ट है ये वन मृदा। ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षावन मौजूद होते हैं। स्थान के अनुसार इनकी विशेषताएं भिन्न होती हैं। घाटी के किनारों पर दोमट और गाद वाली मृदा तथा ऊपरी ढलानों पर मोटे दाने वाली मृदा पाई जाती है। घाटियों के निचले हिस्सों विशेषकर नदी की छतों और जलोढ़ मैदानों पर पाई जाने वाली गाद उपजाऊ होती है। ये है आपकी वन मृदा, देख सकते हैं जंगल में। फॉरेस्ट सॉइल्स found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. Feature differs based on location, loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. Sill in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces, and alluvial fans are fertile. तो ये आप देख लिया आपने टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इसमें बच्चों एक चीज और देखिएगा, एलुवियल सॉइल जो हमने पढ़ा अभी, जलोढ़ मृदा, इसमें आपकी जलोढ़ मृदा को आप दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़, जिनको हम खादर और बांगर कहते हैं। तो इसको आप खादर और बांगर भी टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो बच्चे नए आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी उन्हें इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस जो आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होने वाली। चलिए यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू।